नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 11 जुलाई है, यानी विश्व जनसंख्या दिवस है। और भारत, हमें पता है, 140 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो आज का दिन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ हमें इस बात पे भी विचार करना ज़रूरी हो जाता है भी, क्योंकि जो हमारी जो जनसंख्या है वह किस प्रकार से प्रोडक्टिव भी हो, साथ ही साथ उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कौशल जनसंख्या हमारे पास हो। ठीक है, क्योंकि भारत एक युवा राष्ट्र है। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो पहला हमारा जो आर्टिकल है वो हमारा द हिंदू से संबंधित आर्टिकल है। साथ ही साथ इसके आगे हम दैनिक जागरण के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखेंगे। तो पहला आर्टिकल है भी, जैसे जो हमारा जो एआई है, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, वह किस प्रकार से हमारी जो इकोनॉमी है उस पर इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस पर ये आर्टिकल सारा का सारा लिखा गया है। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये इस प्रकार का आर्टिकल दैनिक जागरण में भी काफ़ी बार आ चुके हैं। यही आर्टिकल, ये वही बातें इस आर्टिकल के अंतर्गत कही गई है भी किस प्रकार से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह, यानी जो हमारे जो कामगार जो जनसंख्या उनके रोजगार छीन भी सकता है। और कहीं न कहीं इस प्रकार के जो व्यक्ति जो कौशल नहीं है, समय के साथ साथ अपनी कौशलता में विकास नहीं करते हैं, उनके रोजगार छीन सकता है। जबकि जो कौशलता में विकास कर लेते हैं उनके लिए कहीं न कहीं वरदान साबित हो सकता है। ठीक है, और हमें कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को एक, हम कह सकते हैं भी, एक सहयोग के तौर पर यूज़ करना हमें चाहिए, न कि हम इसको इस पर पूरा के पूरे डिपेंडेड हों। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानव की सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि कहीं न कहीं इस पर डिपेंडेड हमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। तो कहता है भी जो भविष्य में अगर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, तो हम देखेंगे स्वचालित जो फैक्ट्रियाँ हैं, उसके अंदर जो मशीनें हैं, सेल्फ ड्राइविंग जो हमारी जो कारें हैं, साथ साथ हमारे जो रोबोट्स हैं, उनसे कहीं न कहीं हमारे जीवन में भी ये प्रवेश करेंगी। इसके साथ ही साथ ये कविताएँ लिखेंगी। साथ ही साथ जो कठिन जो परीक्षाएँ हैं, जैसे यूपीएससी जैसी परीक्षाएँ हैं, वह भी कहीं न कहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पास करेगी। तो हमें क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कार्य करना है। जैसे अगर हम इसका संयोग देखें, तो अगर हमें अगर हम विश्व जनसंख्या दिवस के ऊपर देखते हैं और साथ में हम इसके आगे यूपीएससी लिखते हैं, तो वह कम से कम अपने आप ये समझ जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी किस प्रकार की अप्रोच के क्वेश्चन की इसको आवश्यकता है। तो वह विश्व दिवस के बारे में बताएगा, उसके फायदों के बारे में बताएगा, उसके नुकसान के बारे में बताएगा, उसके बाद में उसके निष्कर्ष के बारे में बताएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे लिए ये क्या हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सहायक के रूप में कार्य कर सकती है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आगे कहा है भी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाकर हम उत्पादकता को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका मानना है जो जेनरिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जेनरिक यानी जो जेनेटिक या जो हम कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल प्रकार की जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो कि हमारे बीमारियों को समझने में हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, डीएनए को समझने के लिए हमारे लिए काफ़ी सहायक होती है, उस प्रकार के यानी जो जेनरिक है उनकी जगह नहीं ले सकता है। तो सॉरी, इसका मतलब है जेनरिक प्रकार यानी इस प्रकार की जगह नहीं रह सकता, जो कि कौशल है, जो कि अपने कार्य के अंदर क्या है, बिल्कुल सुदृढ़ है, उनकी जगह नहीं ले सकता है। लेकिन जो हमारी जो एआई है उसका उपयोग कर्मचारियों को, कहीं उन कर्मचारी को जिनके कौशल के अंदर सुधार नहीं होता है, उनकी ये जगह लेने में क्या होगा, सहायक हो सकता है, या उनके रोजगार ये छीन सकता है। अगर बता दें भी दुनिया भर में जितने भी शोध हुए हैं वह बताते हैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव के बारे में काफ़ी हद तक क्या है, वह आशावादी है, यानी इसके कुछ बेनिफिशियरी वह ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, ये इससे क्या होगा, सबसे पहला तो ये क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो श्रम है उसको प्रतिस्थापित कर सकता है। ठीक है, प्रतिस्थापित मतलब यानी जो जिनके पास कौशल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाना नहीं जानते हैं, वह क्या करेंगे, उसको प्रतिस्थापित कर देगा। इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो बेरोजगार की श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे इसमें कहता है भी भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए सतर्क रहना होगा, क्योंकि हमारा 1% भी अगर ये रोजगार छीनती है तो जनसंख्या काफ़ी बड़ा हिस्सा क्या होगा, बेरोजगार हो जाएगा। कहीं न कहीं वह एक प्रकार से आश्रित जनसंख्या भारत के ऊपर बन जाएगी, जो कि कहीं न कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल कर देगी। ठीक है, जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिया गया, जैसे कॉल सेंटर है या सॉफ्टवेयर उद्योग है, उसमें अगर हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है तो कहीं न कहीं उसकी दक्षता के कारण जो लाखों जो भारतीय हैं वो कहीं न कहीं क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, एक अच्छा संकेत ये नहीं है जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगला कहता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से विनियमन और जो उज्जवल समाधान नहीं हो सकता है।
ठीक है। तो क्योंकि इससे निवेश के अवसर कहीं के यानी दूर करते जाएंगे। तो बस यही बात है, जो इसके अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बिना कौशल के कहीं न कहीं इसके अंदर हमें नुकसान पहुंचाएगी। और अगर हम इसको पूर्णतः बैन कर देते हैं तो वह कहीं न कहीं हमारे जो निवेश है, हमारा जो उज्ज्वल यानी अवसर है, उसको क्या करते हैं, दूर करते जाएंगे। या हमारे देश के अंदर कहीं न कहीं हम कह सकते हैं जो ये निवेश है वो अन्य कंट्री है वो निवेश करना हमारे लिए प्रभावी नहीं समझेगी। ठीक, तो ये ऐसा ही आर्टिकल हमारा उसके अंतर्गत भी है। तो हमें क्या करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जागरूकता बढ़ानी चाहिए, लोगों के अंदर कौशलता का विकास करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षा है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और एक तकनीकी शिक्षा की ओर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, तो ये सारे के सारे कुछ इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। अगला आर्टिकल है वो हमारा अभी हमें आज हमने देखा है, अभी आज हमारा क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस है। ठीक है, एक ये आर्टिकल है और एक ये आर्टिकल है। ये दोनों के दोनों आर्टिकल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में ऊपर लिखे गए हैं। तो ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर जो विश्व जनसंख्या दिवस के अंदर जो महिलाओं का जो योगदान है जनसंख्या के अंदर, उसकी बात कही गई है। क्योंकि हम देखते हैं अभी जो 50% जो आबादी है वो लगभग इसकी महिलाओं की है विश्व के अंदर। तो ऐसी स्थिति में जो इतनी बड़ी आबादी को कहीं कहीं असमानता का सामना करना पड़ता है, तो उसको हमें क्या करना होगा, यानी कैसे कंट्रोल करना होगा। साथ ही साथ जो महिलाओं के प्रति जिस प्रकार के शोषण रवैये हैं उन पे भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके आर्टिकल के अंदर कहा गया है जो महिला जिस प्रकार से एक प्रोडक्टिव यानी कहीं कहीं एक प्रजनन प्रकार की जो उनको स्वायत्तता नहीं है, यानी ये चीज़ की आज़ादी महिलाओं को कम होती है। भी वह जो किस प्रकार से जो हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से भी किस समय है, अब यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो यानी प्रजनन करने के लिए एक प्रकार से स्वतंत्र है या नहीं है, इस पर इस बार में आंकड़े लिए गए हैं। ठीक है, तो यही कहता है भी इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की हमने थीम क्या रखी है, भी लैंगिक समानता। समझिए, लैंगिक समानता की शक्ति को क्या करना है, उजागर करना है। और हमारी दुनिया की अंततः संभावना को उजागर करने के लिए जो महिलाओं और जो लड़कियां हैं उनकी आवाज़ को उठाना। ठीक है, तो ये हमने इसकी थीम रखी है, कौन सी भी, हम क्या रखी है थीम हमारी, ये भी लैंगिक समानता को उजागर करना है। और हमें जो महिलाओं की जो आवाज़ है उनको भी हमें इसके लिए हमें उठाना है। और भारत के लिए अधिक उपयोगित यानी ये उद्योग नहीं हो सकती है भी, अगर हम कह सकते हैं भी महिलाओं की अगर हम जो शर्म है उसको हम नज़रअंदाज करते हैं तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, ये किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं है। आगे कहता है भी भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो कि हमने देखा था कितनी है, 140 करोड़ के आसपास की हमारी अभी आबादी है। और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का हमें खाका चाहे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि और स्वास्थ्य और देखभाल, इसके अंदर क्या है भी महिलाओं की जो भागीदारी है वो दिनों दिन बढ़ती हुई जा रही है। मगर महिलाओं की जो प्रजनन स्वायत्तता है इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। यानी इसके अंदर जो महिलाओं को किस प्रकार से यानी जो हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से प्रजनन करने की स्वायत्तता या प्रजनन कब उनको करना है उसकी स्वायत्तता भी उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जनसंख्या स्थिरता तब आती है, अब जनसंख्या स्थिरता कब आएगी, जब प्रजनन के पक्ष में यौन स्वास्थ्य से संबंधित कहीं न कहीं उसके साथ क्या हो, महिलाओं के साथ क्या हो, भेदभाव ना हो, जबरदस्ती ना हो, हिंसापूर्ण उनके साथ व्यवहार ना हो, तो तब हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं भी यानी महिलाओं के अंदर इस प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं होता है, तो हम कहीं न कहीं जनसंख्या के अंदर स्थिरता लेकर आ सकते हैं। और हमारी जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें प्रजनन और यौन स्वास्थ्य जो हमारी सेवाएं हैं वो सस्ती, स्वीकार्य, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली भी होनी चाहिए, जिससे क्या हो भी हमारी जो मातृ मृत्यु दर है जो कि वर्तमान में कितनी है हमारी 97 है, उसको और कम किया जा सके। यानी प्रत्येक 1 लाख महिलाओं में से जो 97 जो महिलाएं हैं उनकी क्या हो जाती है, प्रजनन के समय मृत्यु हो जाती है, तो वो भी क्या होगी, कम होगी। जो कि जिसमें काफ़ी सुधार आया, जो कि 2004 की तुलना में 2004 में कितनी थी हमारी 254 के आसपास थी, जो कि अभी कम होकर के कितनी हो गई, 97 हो गई है। मगर इसके अंदर हमें और कमी लाने की आवश्यकता है। और ये कमी किस प्रकार से, महिलाओं के अंदर जागरूकता लाने से, उनसे भेदभावपूर्ण व्यवहार कम करने से, उनके साथ किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती न करने से, हिंसा से उनको मुक्त रखा करें। ठीक है, इस प्रकार के हम कार्य करके कहीं न कहीं महिलाओं को और ज़्यादा हम सक्षम बना सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ उनकी जो भागीदारी है उसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, चाहे वह भागीदारी शिक्षा के अंदर हो, राजनीति के अंदर हो, रोजगार के अंतर्गत हो, विज्ञान के अंतर्गत हो, कृषि के अंतर्गत भी क्यों न हो। तो इन सभी के अंतर्गत हमें क्या करना, महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। ठीक है, आगे इसके अंदर भी 2000 की शुरुआत में भारत में जो बाल विवाह की जो संख्या हुआ की थी आधी थी।
कब? 2000 की शुरुआत, यानी जब हमारे दशक की शुरुआत हुई थी तब भारत में जो बाल विवाहता है उसकी संख्या कितनी थी? आधी थी। और किशोर गर्भधारण और नाटकीय रूप से इसमें क्या ये कमी आई है, यानी किशोर यानी जो हम कह सकते हैं जो कम आयु की जो महिलाएं हैं उनकी जो गर्भधारण की जो संख्या है उनमें तो कुछ कमी देखने को हमें मिल रही है, मगर वह नाटकीय है, यानी जितनी उत्साहपूर्ण होनी चाहिए उतनी इसके अंतर्गत नहीं है। आगे इसमें कहता है विश्वास्थ्य शिक्षा और पोषण सही महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच में भी सुधार हुआ है। तो इसलिए हमारे शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर और पोषण स्तर पर भी जो महिलाएं हैं उनके अंदर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनकी जो पहुंच है उनमें भी सुधार होता जा रहा है। आगे इसमें जो कई महिलाओं में शारीरिक स्वायत्तता का भी अभाव है। किसका? जो शारीरिक स्वायत्तता है उसके अंतर्गत, यानी उनको अपने जो शारीरिक तौर पर हम कह सकते हैं उनकी स्वतंत्रता है उनमें भी कहीं के अभाव देखने को मिलता है। सब इसमें कहते, फिर कहता है इसमें इस सबसे हालिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो कि अभी हाल ही के अंदर हुआ है, उसके अनुसार भारत में केवल 10%, केवल और केवल कितनी? 10% महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने में सक्षम हैं। ठीक है, तो केवल 10% महिलाएं ही ऐसी सक्षम हैं जो अपने स्वास्थ्य से संबंधित स्वतंत्र निर्णय ले सकती है, और जो 11% जो महिलाएं का मानना यह भी, अगर कोई महिला इससे इनकार करती है, किससे इनकार? या प्रजनन से इनकार करती है, तो कहीं ना कहीं वैवाहिक हिंसा का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। तो हम देख सकते हैं भी अभी भी हमारी जो ये पितृ सकारात्मक जो समाज है वो कहीं ना कहीं महिला को समानता की भावना से परहेज रखता है या दूर रखने का प्रयास करता है। ठीक है, और भारत में कहीं ना कहीं कैसे भी लगभग आधे गर्भाशय क्या है वो अनियोजित है। ठीक है, तो अनियोजित मतलब एक नियोजित विकास से नहीं किया जाता, यानी फैमिली प्लानिंग से तहत इनका जो प्रजनन या गर्भधारण नहीं किया जाता है। कहीं न कहीं एक प्रकार से पारिवारिक दबाव में, समाज के दबाव से या अपने पति के दबाव में आकर इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, तो विश्व, इसमें कहा भी विश्व जनसंख्या दिवस पर हमें क्या करना चाहिए भी, जो महिलाओं की जो भागीदारी है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगला आर्टिकल जो विश्व जनसंख्या दिवस के अंतर्गत कहा जाता है भी हमारे जो जो जनसंख्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कामगार बनाने की इसके अंतर्गत बात है कही गई है। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि कहीं के जो हमारी जो आधारभूत सुविधाएं हैं, जो कि जनसंख्या हमारे पास हम कह सकते हैं भी हमारी जो जनसंख्या है वो हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि लगभग आने वाले समय के अंदर हमारी जो 60% जो आबादी है वो कामगार आबादी होगी। ठीक है, तो ऐसी जो हमारी जो जनसंख्या है, अगर उसके लिए जो आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल की जो शुरुआत है उसमें कहा गया भी वर्ष 1990 में आज ही के दिन पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन किया गया था, और पहली बार इसमें कितने जो 90 देश थे उनमें इन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। ठीक है, फिर कहा गया भी इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो संबंधित मामले में जो हमारी जो जनसंख्या से संबंधित जो मामले हैं, जैसे उसका परिवार नियोजन है, जनसंख्या के स्वास्थ्य से संबंधित है, लैंगिक समानता से संबंधित है, सतत विकास से संबंधित है, इन पर क्या करती जाती है, इन सभी मुद्दों पर चर्चाएं की जाती है। ठीक है, और भारत हमने देखा है भी जो विश्व के सबसे आबादी बड़ा वाला देश है, और हमने अब पहली बार इस जनसंख्या दिवस को क्या किया है, आयोजित किया है, या हमने इसको मनाया है। ठीक है, भारत लगभग हमें पता है भी 140 करोड़ की आबादी वाला जो देश है, इसकी जैसे जो गति में भी पिछले कुछ दशकों से हमने कमी देखी है जो हमारी जनसंख्या वृद्धि है उसके अंतर्गत। ठीक है, मगर आने वाले समय के अंतर्गत हमें कुछ इसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आगे इसके अंतर्गत कहा है भी वर्ष 2018-19 का जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था उसके अनुसार भी जो जनसंख्या विस्तार से चले 2041 तक भारत की जो कामगारी जनसंख्या है जो कि उसकी आबादी लगभग 60% यानी 59% लगा गए, तो हम एग्जैक्ट तो याद नहीं रहता, तो हमें 60% की आबादी बात है होगी जो कामगार जनसंख्या होगी। कामगार जनसंख्या जो कि 20 से लेकर 60 वर्ष की आयु के मध्य की जो जनसंख्या होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, कामगारी जनसंख्या के रूप में देखते हैं। ठीक है, मगर बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ हमें कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कैसे समस्या है? जैसे प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यापन हेतु जो बुनियादी सुविधाएं होती है उनको हमें पहुंचाना उस तक। ठीक है, इसके लिए हमें जैसे बिजली, पानी, पर्याप्त हमारे पर आहार, शिक्षा जैसी जो मूलभूत हमारी जो सुविधाएं होती है वह भी कहीं ना कहीं हमारे समाज है उसको हानि पहुंचा सकती है। भी जिस प्रकार की हमारी जो कामगार जनसंख्या है उनको कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, बल्कि इससे हमें अगर संपूर्ण देश की आगे इस सभी से क्या हो सके, हमारे जो कहीं कहीं कुछ राज्यों तक ही सीमित नहीं होगी, ये वो हमारे जो पूर्ण जो देश है
उसको भी ये क्या करेगी, प्रभावित करेगी। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं होती है एक व्यक्ति को या एक राज्य तक ही प्रभावित नहीं होती, या पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था या पूरी पूरी कहीं न कहीं भारत जैसे देश की पूरी पूरी अर्थव्यवस्था को भी क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। इसी के तहत जो जैसे इसके अंदर जो बिजली का अभाव लिया गया है, जो इस प्रकार के जैसे कुछ योजनाएं इसके जैसे जो हमारे जो बिजली के जैसे सुधार आए, इसके अंदर जैसे कुछ आंकड़े दिखाए गए हैं। तो इसमें बताया गया भी जो सदी के शुरुआत तक अगर हमें देखें तो हमारे पास तो क्या थी, बुनियादी सुविधा के अंदर जो बिजली थी वह केवल और केवल 60% घरों तक की अवेलेबल थी, जो कि अभी बढ़ करके कितनी हो गई, 97% हो गई है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं भी जो इससे क्या होगा भी हमें जो बिजली की जो कि मुख्य हमारी आवश्यकता होती है, जो कहीं न कहीं हमारी जो उद्योग वगैरह चलाती है, लोगों की हम कह सकते हैं भी जो मुख्य ज़रूरतें हैं वो कहीं न कहीं बिजली से आवश्यकता होती थी, उसके अंदर भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण था उसकी भी जाँच की गई, भी उसके अंदर कभी कहा गया है भी जो हमारी जो बुनियादी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हमें नहीं हो पाती है। ठीक। फाक में उस हल्के-फुल्के जैसे बिजली से संबंधित आंकड़े लिए गए हैं, अभी 26 जो जिलों के अंदर लगभग 100% बिजली पहुंच चुकी है। मगर कुछ जो 312% जो 312 जिले ऐसे हैं, वहाँ पर लगभग 99% बिजली पहुंच चुकी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये धीरे-दिन क्या हुआ, अभी इसमें काफ़ी बढ़ोतरी है। और इसमें जो सरकार द्वारा चलाई गई जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना थी, उसमें इसके अंदर काफ़ी सहायताएं की है। ठीक है, जो कि कहीं न कहीं 2018 में संपूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया था। फिर बिजली आपूर्ति के साथ साथ जो पेयजल हमारी जो आवश्यकता है, वो कहीं न कहीं हर घर तक हमें पेयजल पहुँचाना, जिसके लिए अगस्त 2019 में हमने जल जीवन मिशन की क्या की थी, घोषणा की थी। वह भी कहीं न कहीं लगभग 18.9 जो परिवार थे उन तक जो स्वच्छ पानी पहुंचाने की हमने क्या रखा था, टारगेट रखा था। तो वह भी कहीं न कहीं हमारी बुनियादी सुविधा पहुंचाने तक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण या कारगर साबित हुई है। ठीक है। फिर आगे इसके अंदर कहा भी देश में 10 वर्ष से अधिक समय तक स्कूली जो हमारी जो शिक्षा है, रहने वाली जो महिलाएं हैं, उसकी भी औसत है वो केवल और केवल कितनी है, 48-41% है। तो जहाँ पर वहाँ पहले आर्टिकल के अंदर जो महिलाओं के स्वायत्तता पर बात की गई थी, वहीं यही इस आर्टिकल के अंदर महिलाओं की शिक्षा से संबंधित, यानी अगर हम बात करें स्कूली शिक्षा की बात करें तो केवल और केवल 41% जो महिलाएं हैं वो जो अपनी स्कूली जो शिक्षा है वो क्या करती है, कंप्लीट करती है। ठीक है। और 115 अगर जिलों की अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो वह केवल और केवल 25% से भी कम के है। तो और ये भी हम देख सकते हैं भी कितना हमारे लिए यानी एक प्रकार से एक हमारे से लूप होल हो सकता है, जो जो जनसंख्या की इतनी बड़ी आबादी जो कि शिक्षा से अभी क्या है, यानी दूर बैठी हुई है। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इसके अंदर जो कुछ जो हमारे जो हम थोड़े टीकाकरण की अगर हम बात करते हैं तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए जो टीकाकरण करना भी काफ़ी चुनौती की बात है। तो कहीं न कहीं जो हमने इसमें काफ़ी सफलतापूर्वक या काफ़ी हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से उत्साहजनक कार्य किए हैं। तो इसी प्रकार से हमें अन्य कार्यों को भी लोगों तक पहुँचाने का कार्य करना होगा। साथ ही साथ जो पोषण स्तर या लोगों तक जो पोषण पहुँचाने से संबंधित हमारी जो ज़िम्मेवारी है, उसको पे भी हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है। और इसमें कहा गया है भी लगभग जो 32% कुछ ऐसे बच्चे जो कि हम कहते हैं जो कि अपने वजन का सामान्य से कम होते हैं, कितने 25-25% 32% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं न कहीं इस प्रकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनसे क्या है हम कह सकते हैं ग्रसित है। तो इस पे भी हमें क्या है, हमें विचार करने की आवश्यकता है। आगे इसमें क्या है भी वर्तमान समस्याओं से बढ़ती जनसंख्या की जो नज़रिए से देखने के लिए आवश्यकता है, तो हमारी जो जनसंख्या है उसकी समस्या से भी देखने की हमें साथ ही साथ आवश्यकता है। और देश को जनसांख्यिकी लाभांश का लाभ मिलना व्यापक रूप से सभी नागरिकों की बुनियादी सुविधा पहुंचने पर ही निर्भर करता है। यानी किसी देश को कितना लाभ होगा, हमारी जनसंख्या की जो कितनी बुनियादी सुविधाएं तक उनकी पहुंच है, यही चीज़ें हमारी इसके ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगी हमारी जो जनसंख्या है वो हमारे लिए कितनी सहायक है या कहीं न कहीं हमारे लिए आश्रित है। ठीक। अगला आर्टिकल है भी जो अभी हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट आई थी उसी से संबंधित आर्टिकल है, जिसके अंदर कहा है भी जो भारत है वो जो निवेशक है उसके लिए सबसे पसंदीदा जो राष्ट्र है उनमें शामिल है। ठीक है, तो ये इस पे एक रिपोर्ट आई थी। तो अभी क्या है, अभी हाल ही के अंदर संयुक्त राष्ट्र एवं विकास सम्मेलन की जो एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, उसमें कहा गया है भी वर्ष 2023 के अंदर 2022 के अंदर जो विकसित देशों में कुल जो निवेश है वो लगभग 368 अरब डॉलर हुआ है।
यानी जो एफडीआई जो आया है उसमें केवल और केवल भारत में जो 49 अरब डॉलर का इसके अंतर्गत निवेश आया है। तो हम देख सकते हैं भी कितना जो एफडीआई के तौर पर भारत है वो निवेशकों के लिए कितना आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, और अगर हम जो टॉप के एफडीआई जिन्होंने सर्वाधिक जो एफडीआई ग्रहण किया है उनमें 20 देशों की श्रेणी में भारत है वो 8वें स्थान पर है। तो अब क्या हो रहा है, भारत धीरे धीरे निवेशकों की यानी हम कह रहे हैं भी वो पसंदीदा जगह बनता हुआ जा रहा है। ठीक है, और इसका जो कारण है वो क्या कारण है, निवेशक हम भारत की अर्थव्यवस्था कह रहे हो इतने अट्रैक्टिव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भारत की जो हम कह सकते हैं भी तेजी से बढ़ती हुई जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो उसके ने इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर हम पिछले वर्ष 2022-23 में देश की विकास दर की अनुमान करें जो कि कितनी थी 7.2% थी, वो कि विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्था यानी जो बढ़ने वाली समृद्धि दर थी, वह भी कहीं न कहीं निवेशकों का हमारी ओर ध्यान आकर्षित कर रही है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो जीएसटी संग्रहण है, विनिर्माण के में पैकेजिंग से संबंधित जो इंडेक्स हैं, साथ ही साथ जो यात्री वाहनों की बिक्री या हम कह सकते हैं जो यूनिफाइड पेमेंट जो पेमेंट यानी यूपीआई से संबंधित जो हमारी जो लेन देन से जो प्रभावी वृद्धि दर्ज है, तो ये भी कहीं न कहीं निवेशकों को हमारी ओर आकर्षित कर रही है। साथ ही साथ जो धीरे धीरे हमारे जो आंकड़े हैं उनके अंदर भी जो जिस प्रकार से सुधार आ रहा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हमारे यहाँ सुधार दिखा रही है। 2000 जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा 2023-24 के अंदर जो कि 6.5% की कहीं कहीं वृद्धि दर दर्शाई गई है, वो भी कहीं कहीं निवेशकों को भारत की ओर आकर्षित करती हुई जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो 4 वैश्विक रुझान जान सकेंगे जिसमें डिजिटलाइजकरण, जिसके अंदर डीकार्बोनाइजेशन और डी ग्लोबलाइजेशन भी नए भारत के पक्ष में कहीं कहीं निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। साथ ही साथ जो भारत की जो कुशल नागरिकता है, कौशलता के अंदर जो वृद्धि हो रही है नागरिकों के अंदर, वो भी कहीं न कहीं जो निवेशक है उनको सस्ते दामों पर श्रम यहाँ पर उपलब्ध हो सकता है, तो वो भी कहीं न कहीं इसकी ओर यानी निवेशकों को हमारी ओर आकर्षित करती हुई जा रही है। ठीक, साथ ही साथ अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो पिछले यानी जो ये क्या करीब 1500 पुराने जो कानून और साथ ही साथ जो 40,000 अनावश्यक जो कानून थे उनको भी क्या किया गया, समाप्त किया, जो कहीं न कहीं जो निवेशकों को हमारी ओर आने से कहीं न कहीं रोकते थे उनको भी हमने क्या किया, कंट्रोल किया गया है। साथ ही साथ हमने 100 से अधिक यहाँ पर हमने यूनिकॉर्न बनाए हैं जो कि पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया था। तो निवेशकों के लिए ये भी काफ़ी उत्साह का एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो दिनों दिन स्टार्टअप की ओर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए जा रहे हैं। आगे इसमें कहा है कानून के कई प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने जैसे कदमों से भी कहीं न कहीं जो निवेशक है हमारी ओर प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो अपराध धीरे धीरे हमारे यहाँ अपराध को कंट्रोल करना भी कहीं न कहीं निवेशकों के लिए हमारा यहाँ आकर्षक बना रहा है, यानी उनकी सेफ्टी का बात है। साथ ही साथ हमने देखा है भी जो हमारे एक वैश्विक डिज़ाइन के तौर पर हमने जो भारत है उसको देख रहे हैं। साथ साथ विनिर्माण के अंदर हमने जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2.0 शुरू किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के अंदर हमने जो संसाधनों को बढ़ावा दिया है। साथ साथ उद्योगों के अंदर भी हमने 4.0 जो कि हमने स्टार्टअप शुरू किया है, एक स्टार्टअप संस्कृति को भी उत्प्रेरित करते हैं, हम स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ जो मैं कहते जो मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी जो परियोजनाएं हैं, जिससे हम क्या भी ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों को एक साथ जोड़ते हुए जा रहे हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनको एक साथ जोड़ते हुए जा रहे हैं। उसके लिए जैसे पीएम गति शक्ति जो योजना है वो भी कहीं न कहीं निवेशकों को क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ जो भारत की जो डिजिटली तकनीक है, डिजिटल यानी डिजिटल की तरफ भारत का जो रुझान बढ़ता हुआ जा रहा है, वो भी निवेशकों को क्या कर रहा है, हमारे यहाँ आकर्षित कर रहा है। साथ ही साथ दिनों दिन जो भ्रष्टाचार के अंदर जो कमी आती जा रही है वो भी निवेशकों के अंदर क्या कर रही है, बढ़ोतरी कर रही है। ठीक है, और कहीं न कहीं भारत को चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ठीक है, अगर हम पिछले 3 वर्षों की बात करें तो उत्पादक आधारित प्रोत्साहन, ठीक है, स्कीम के तहत हमने लगभग 14 उद्योगों में करीब 1.97 लाख करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित किया है। तो कहीं न कहीं जो पब्लिक सेक्टर के जो महत्वपूर्ण सेक्टर है उसके अंदर भी सरकार द्वारा जो इस प्रकार के जो निवेश किए जाते हैं वो भी कहीं न कहीं जो हमारे जो निवेशक हैं उनको कहीं न कहीं आश्वासन देते हैं भी जो सरकार है वो कहीं कुछ न कुछ यानी इस प्रकार के जो डूबने हुए जो उद्योग है उन पर कार्य कर रही है। साथ ही साथ जो अन्य जैसे अमेरिका के साथ हमारा समझौता है जिसके अंदर माइक्रोन्स जो कंपनी है, इसके बाद में अल्पाइड जो मटेरियल्स जो कंपनी है, लेमन रिसर्च जैसी जो कंपनी है वो भी धीरे धीरे भारत के साथ इनके समझौते हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, निवेशक हमारी ओर आकर्षित होते हैं, जो क्या करेंगे, धीरे धीरे
हमारे यहाँ रोजगार का विकास करेगी। साथ ही साथ अभी जो सेमीकंडक्टर निर्माण से संबंधित समझौते हुए हैं वह भी क्या करेगी, ऑटोमोबाइल्स के अंतर्गत जो हमारे जो निवेशक हैं उनको हमारी ओर क्या करेंगी, यानी आकर्षित करेगी और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही साथ हमने सिंगल विंडो मंजूरी की जो स्कीम लागू की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, श्रमिकों को कौशल कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारे यहाँ निवेशकों का यही कारण है जो कहीं न कहीं निवेशकों के लिए पसंदीदा राष्ट्र के रूप में उभर कर भारत सामने आ रहा है। ठीक, तो यही बात इस लगभग इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। अगला आर्टिकल है वो हमारा कहता है भी जो भी हाल ही के अंदर क्या हुआ था, भी कहता है भी पुरुष आयोग पर पुनर्विचार की जरूरत। तो अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ था, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक याचिका दायर की गई थी जिसके लिए कहा गया था जिस प्रकार से महिला आयोग है उसी प्रकार से एक पुरुष आयोग भी बनाया जाए। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इस खारिज यानी इस जो याचिका थी इसको क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। ठीक है, तो उसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। अभी जिस प्रकार से हम कहते हैं अभी जो ये जो हम समझते हैं भी जो हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान हमारा समाज है, इसके अंदर पुरुष के काय वर्चस्व है, मगर फिर भी ऐसा नहीं है भी पुरुष है वो प्रताड़ित नहीं है, या पुरुष के साथ हमारे यहाँ शोषण नहीं होता है, या भेदभाव नहीं होता है, या उनके साथ असमानता का शिकार नहीं होते हैं। तो ये बात हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो कहीं न कहीं यानी हम कह सकते हैं जिससे असमानता का शिकार हो रहे हैं, शोषण का शिकार हो रहे हैं, दहेज पीड़िता का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें हमें जो पुरुष आयोग बनाने की भी क्या है हमें ज़रूरत महसूस हो रही है। ठीक है, जो कि कहीं न कहीं हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको क्या करेगी, हम क्या करें, एक प्रकार से सुदृढ़ करेगी और समानता का जो अधिकार है उसको और ज़्यादा मजबूत करेगी, और कहीं न कहीं जो पुरुषों की जो मानसिकता है उसको भी क्या करेगी, और ज़्यादा स्टिक करेगी। इसके बाद में इसमें जो कई देश हैं उसका एग्जाम्पल लिया गया है, तो कई आयोग हैं वहाँ पर इस प्रकार जो संस्थान बनाए गए हैं जो कि कहीं न कहीं जो पुरुषों को सुदृढ़ करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे ब्रिटेन का एग्जाम्पल बनाया गया है, जैसे सरकारी पोषित निकाय है जिसका नाम क्या है, समानता कार्यालय बनाया गया है, जो कहीं न कहीं जो पुरुषों के मुद्दा है उनसे निपटता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पुरुषों की भलाई के लिए एक पुरुष स्वास्थ्य कल्याण नीति बनाई गई है। ठीक है, जो कि कहीं न कहीं जो पुरुषों के स्वास्थ्य से संबंधित काम करती है। इसी प्रकार से कनाडा के अंतर्गत भी जो स्वास्थ्य सेवा परामर्श के लिए संस्थाओं का निर्माण किया गया है। नॉर्वे ने भी लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए और समाज में पुरुषों को समानता दिलाने के लिए भी इस प्रकार के जो आयोग है या संस्थान है उनका विकास किया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से भारत को भी पुरुषों की शिकायतों से संबंधित एक आयोग बनाने की या उनकी सुनवाई करने से संबंधित समर्थन व मांगों और मार्गदर्शन से संबंधित इस प्रकार के आयोग बनाने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, और कहीं न कहीं हमें ये रूढ़िवादिता की जो विचारधारा है उसको त्यागना होगा, और कहीं न कहीं हमें एक आगे और बढ़ने की ओर हमें सोचना होगा। ठीक है, तो एक छोटा सा आर्टिकल था जो कहीं न कहीं एक नया एक पॉइंट ऑफ व्यू हमें देता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो अगला आर्टिकल क्या कहता है, कहता है भी जो बेहतर ही कहते हैं भी बेहतर की ओर बढ़ती हमारी उच्च शिक्षा के स्वास्थ्य है। तो सॉरी हमारी जो हायर जो एजुकेशन है उसकी व्यवस्था से संबंधित इसमें जिक्र किया गया है। यानी ये आर्टिकल कहता है हमें जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर जो हमारा जो डिजिटलाइजेशन है वह किस प्रकार से हमारे यहाँ बढ़ोतरी कर सकता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो गरीब कुछ तबका है जो कि कॉलेज वगैरह में एडमिशन्स नहीं ले पाता है, तो जिसकी वजह से क्या है, ये जो डिजिटल जो हमारी जो हम कह सकते हैं जो एजुकेशन है वो इसको क्या कर सकती है, बढ़ावा दे सकती है। और साथ ही साथ इसके लिए हमें किसी बड़े प्रकार के जो हमारी जो बुनियादी जो हमें आवश्यकताएं होती हैं उनकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो कहीं न कहीं सरकार ने अभी हाल ही के अंदर जो विश्वविद्यालय स्थापित करने की तैयारी के अंतर्गत जिसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है, और साथ ही साथ हमारा जो बजट 2022-23 के अंतर्गत भी हमने डिजिटल विश्वविद्यालय थे उसकी बात भी हमने घोषणा की थी। ठीक है, इसके लिए हमने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सहयोग में हब एंड स्टॉक मॉडल के आधार पर हम नए नए विश्वविद्यालयों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है, इसी परिदृश्य में जो हमारे जो शिक्षा से संबंधित जो हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है भी नीति निर्माताओं को आवश्यकता अनुसार उच्च गुणवत्ता जो कि कभी भी और कहीं भी शिक्षा प्रदान कर पाए इस प्रकार के हमें मॉडल बनाने की क्या है, आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर हम कह रहे हैं भी बदलते युग में हमारी जो डिजिटल जो शिक्षा है वो कहीं न कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली का कहीं न कहीं जो एक प्रकार से सकारात्मक प्रभाव में इसको हमें देखने को मिल सकते हैं। इससे एक और कक्षा में आने वाली जो बाध्यता क्या होगी, साथ साथ खत्म होगी। साथ साथ दूसरी तरफ में जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लोड होता है यानी जो प्रभाव होता है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा।
ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं अभी जो 12वीं के बाद जो उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेने के लिए जो छात्र हैं वो दूर दराज तक जाते हैं, तो इस प्रकार की जो पलायन की जो समस्या है उससे भी हमें क्या होगा, निजात हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है। और साथ ही साथ इससे हमें उनसे हमको घर बैठे ही एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान कराने में भी उनकी सहायता में कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो आम परिवार हैं जो कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन दिलाने में सफल नहीं होते हैं, उनको भी इससे क्या होगी, निजात होगी और डिजिटल रूप में एडमिशन लेना भी उसके लिए क्या होगा, आसान होगा। साथ ही साथ अगर हम इसको यानी विश्व स्तर पर इसको आपस में जोड़ देते हैं तब भी हमें क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी क्या करें, घर बैठे हम उनके भी प्रोग्राम वगैरह देख सकते हैं, ताकि हमें वहाँ पर जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। लेकिन हमें साथ ही साथ इसके लिए हम कह सकते हैं भी काफ़ी चुनौतियाँ भी हो सकती हैं। चलो उसके साथ हम ये भी देख लेते हैं भी हमारी यहाँ पर किस प्रकार से जो हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो इसके अंदर सहायता हो सकती है। मशीन लर्निंग है, वर्चुअल रियलिटी है, ठीक है। उसके साथ में जो ऑटोमेशन रियलिटी है, ब्लॉकचेन तकनीकी है, वह भी हमारे लिए काफ़ी क्या हो सकती हैं, सहायक हो सकती हैं। अगर इसके हम चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे भारत में एक तो सबसे बड़ी चुनौती है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अभी भारत के अंदर क्या है, भी हर जगह पर इंटरनेट की उपलब्धता नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, भी हर जगह पर तो डिजिटली तौर पर शिक्षा नहीं पहुंचा सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखते हैं भी एक तो हर जगह इंटरनेट की पहुंच नहीं है, जिसकी वजह से भी हम क्या है, भी डिजिटल हमारे लिए जो शिक्षा पहुंचाना महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार हम देखते हैं भी जहाँ पर हमारी पहुंच भी है वहाँ पर भी इंटरनेट की जो स्पीड है वो बहुत कम आती है, जिसकी वजह से भी कहीं न कहीं ये जो शिक्षा है उसमें प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ निरंतर रूप से जो इंटरनेट है वो कहीं पर कभी बंद हो जाता है, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी कहीं कहीं हमारे यहाँ खामियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं देश में ऐसे भी लोगों की संख्या है वो सीमित ही है जिनके पास में जो संसाधन है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप्स है, कंप्यूटर है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनके पास इन प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं वो उनके इसके अंदर क्या है, कमी है। तो ऐसे में डिजिटल जो हम शिक्षा देंगे वो उसके लिए में अंदर ये काफ़ी बड़ी बाधा के रूप में कार्य कर सकती है। ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है भी राज्यों और शहरों और ग्रामीण के विभिन्न आय वाले समूहों के बीच में डिजिटल रूप में काफ़ी भिन्नताएं बनी हुई है। यह एक रिपोर्ट के अंदर इसमें बताया भी भारत में 10 घरों में से केवल एक के पास ही कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल्स या इस प्रकार की जो कोई तकनीक है वो इसके अंदर क्या है, यानी उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में हम ऑनलाइन अगर शिक्षा देते हैं तो कहीं न कहीं इस प्रकार की आधारभूत आवश्यकताओं की वजह से कहीं न कहीं हम जो गरीब लोग हैं उससे क्या हो सकते हैं, पिछड़ सकते हैं। साथ ही साथ इससे क्या भी जो ऑनलाइन शिक्षा वजह में जो सामाजिक असमानता को भी कम करने के लिए भी केंद्रित सरकार में दीर्घकालीन उपाय करने की भी आवश्यकता है। तो सरकार को इस प्रकार के हमें दूरगामी जो परिणाम है उसकी हमें यानी कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें जो आने वाले जो 5 वर्ष हैं उसके अंदर हमें इस प्रकार के जो हम कह सकते हैं भी टैबलेट वितरित कर सकते हैं, लैपटॉप वितरित कर सकते हैं, तो उसके प्रकार की जो स्कीम है वो भी हमें लागू करने की आवश्यकता है। और इस जो ई शिक्षा के रूप में एक नई शिक्षण विकल्प को भी हमें बढ़ावा देने की भी क्या है, आवश्यकता है। यानी इसको हम एक विकल्प के रूप में लागू कर सकते हैं, न कि इसको हम एक यानी पूरा का पूरा जो हमारा जो शिफ्ट है वो हमारा डिजिटल की तरफ हो। ठीक है, हम एक विकल्प के रूप में इसको लागू कर सकते हैं। अगला कहता है भी ऑनलाइन शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों में अभिन्न पद्धति, बस यही चीज़ इस आर्टिकल के अंदर कही गई है, कोई ज़्यादा नहीं है। कहता है ये भी यही चीज़ें कही है भी अभी जो हमारे जो ई लर्निंग के ऊपर जो विचार पद्धति चल रही है उस पर ये सारी की सारी ये आर्टिकल ये दूसरा उसी से संबंधित है। कहता है जो ई लर्निंग जो कि हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो ये हमारी जो डिजिटल शिक्षा उसी को कहते हैं। ई पद्धति ऐसे शिक्षण संस्थानों के विकल्प के रूप में उपयोगी है जो बच्चों को रचनात्मकता को काफ़ी और साथ साथ रचनात्मक बना सकती है, साथ साथ उनकी किताबों का जो बोझ है वो भी क्या कर सकती है, कम कर सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर ये कहते हैं जो कहीं न कहीं जो स्कूल के कारणों में असमर्थ है वहाँ पर भी ये शिक्षा की पहुँच हो सकती है। साथ ही साथ जो एक शिक्षक है जो कि गुणवत्ता वो शिक्षा वह हर जगह पर उपलब्ध नहीं हो सकता है, मगर डिजिटल माध्यम से वह देश के किसी भी कोने में जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ इसके लिए हम देखते हैं जो कंप्यूटर शुल्क से हम जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं वो काफ़ी कम खर्चीली होती है, उतनी अधिक खर्चीली नहीं होती जितनी कि हम जो यानी कॉलेज वगैरह में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ये सहायक हो सकती है। ठीक है, तो ई शिक्षा इंटरनेट और कंप्यूटर कौशल का ज्ञान भी क्या करते हैं, साथ साथ विकसित करते हैं। जैसे जब शिक्षा के लिए हम कंप्यूटर का ज्ञान होता है, इंटरनेट का ज्ञान होता है, दुनिया से हम जुड़े रहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ये सहायक हो सकती हैं। ठीक
ठीक है। और साथ ही साथ कंप्यूटर का ज्ञान होने से विद्यार्थियों के करियर के अंदर भी काफ़ी ये सहायक हो सकते हैं। आगे इसके अंदर क्या है, वस्तुतः ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग केवल शिक्षक देश के दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सकता है, जो कि हमने देख लिया है। जैसा कहता है अभी इस ई लर्निंग के माध्यम से उच्च वर्ग के छात्रों के कहीं न कहीं इस पर विशेषाधिकार बना हुआ है, ठीक है। यानी जो उच्च वर्ग के जो छात्र हैं उनके पास जो हाई सुविधाएं सारी की सारी होती है, मगर जो गरीबी रेखा के नीचे के जो व्यक्ति हैं उन पर इस प्रकार की सुविधा नहीं होने की वजह से कहीं न कहीं ई लर्निंग पर केवल और केवल जो उच्च वर्ग है उनकी मोनोपोली हो सकती है, ठीक है। तो और साथ ही साथ हम जो घर पर बैठकर जो कक्षाएं हैं उसका लाभ उठा भी नहीं पाते, क्योंकि उनके पास लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं हमें इसको एक विकल्प के रूप में तलाशने की क्या है, आवश्यकता है। अगला कहता है छात्रों का शारीरिक विकास प्रभावी हो, इससे क्या हो अभी साथ ही साथ हमारी जो ऑनलाइन है इससे हमारा जो शारीरिक विकास है वो भी क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ हम जैसे जिस प्रकार से हमारी रचनात्मकता है, जो लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी हम करते हैं कॉलेज वगैरह में जाकर, अन्य जो कलेक्टिव जो सांस्कृतिक कनेक्टिविटीज़ है, जो कल्चरल जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारी की सारी भी इससे क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है ऑनलाइन हमारी शिक्षा की मदद से, ठीक है। साथ ही साथ हमें जो भावनात्मक बुद्धि है, तर्क वितर्क की क्षमता है वो भी इससे विकसित नहीं हो पा सकती है। साथ ही साथ छात्रों का जो चरित्र है उसके उसमें भी कहीं न कहीं इसके अंदर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको हमें पूरी सतर्कता के साथ लागू करने की आवश्यकता है, और हमें अभी इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें पूर्णतः किसी भी यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन करना हमारे लिए सही नहीं होगा, एक विकल्प में रूप में हम इसको लागू कर सकते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो आप ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।